हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मनप्रीत इंस्टीट्यूट। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपकी स्टडी जो है वो अच्छी चल रही होगी। आज हम अपनी 9th वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं, जिसमें हमने एंशिएंट हिस्ट्री शुरू कर रखी है और इस एंशिएंट हिस्ट्री में आज हमारा टॉपिक है मगध राज्य का उत्कर्ष एवं सिकंदर। अभी तक की हमने जितनी भी वीडियो थी उसमें कंप्लीट किया था बौद्ध धर्म के बारे में, जैन धर्म के बारे में और जितने भी अदर धर्म थे जैसे वैष्णव धर्म, है ना, पारसी धर्म, ईसाई धर्म, ये हमने सभी कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज वीडियो देखें, क्योंकि जब भी हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं या किसी अदर सब्जेक्ट को पढ़ते हैं हमें लिंक करना बेहद जरूरी हो जाता है चीजों का। जब तक लिंक नहीं होती हमारे माइंड में चीजें तो वो सेट नहीं हो पाती। तो पिछली वीडियो आप जरूर देखें जाके और अपना एक बेस अच्छे से क्लियर करें। ये हमने जो लुसेंट है उसमें से सिर्फ टॉपिक जो हमारे फैक्ट हैं वो दे रखे हैं। फैक्ट के साथ जो स्टोरी बताने का काम है वो मैं करती हूँ ताकि चीजें अच्छे से आपके माइंड में क्लियर हो जाएं। तो बढ़ते हैं जी हम अपनी वीडियो में। तो अगर प्लीज एक बात और, अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके आप वीडियो को शेयर करें, क्योंकि शेयर करने से ये है कि हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच रही है। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल है जो उससे जुड़े, उस वहाँ पे आपको सारे जो है पीडीएफ मिल जाएंगे। तो बढ़ते हैं जी हम अपनी वीडियो में, अपने टॉपिक में। देखिए मैंने आपको बताया था पिछली बार भी वीडियो एक स्टोरी के रूप में कि जब भी चीजें आगे बढ़ती हैं, जब भी चीजें अस्तित्व में आती है तो शक्ति एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। लाइक जैसे हमारा था हमने वो देखा था उत्तर वैदिक काल और वैदिक काल। उसमें ये था कि लोग धर्म के पीछे ज्यादा भाग रहे थे। मतलब धर्म एक ऐसा था जो उच्च वर्ग था वो निम्न वर्ग को धर्म के मामले में अपने नीचे रखता था, उनसे काम कराता था या किसी प्रकार से उनको निचले स्तर पे रखता था। लेकिन जब लोग धर्म से मुक्त हुए, उन्हें पता लगा कि धर्म से भी ऊपर कोई चीजें हैं, तो उन्होंने अपनी पावर को डेवलप करना शुरू कर दिया। मतलब उन्होंने अपनी शक्ति का विस्तार करना शुरू कर दिया। तो आगे जब शक्ति का विस्तार होता गया तो राज्य बनते गए। राज्य में एक शक्तिशाली राजा होता था जो शासन करता था। तो इस प्रकार शक्ति बंटने लगी, शक्ति का विस्तार होने लगा। तो उसी प्रकार से हमें ये शक्ति देखने को मिलती है एक राज्य के रूप में, कि पहले छोटा सा इलाका था, है ना, छोटे से इलाके पर एक पर्टिकुलर एक व्यक्ति का अधिकार होता था। ठीक है, फिर वो बड़ा होता गया। मतलब उसने अपनी शक्ति का विस्तार इतना किया कि वो एक राजा के रूप में जाने लगा और वो एक कबीले का पहले वो था, हेड था। फिर उसने इसको इतना विस्तारित कर दिया कि पूरा राज्य ही बना दिया। ठीक है जी। तो आपको ये याद रखना है कि जब भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं या कोई अदर सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो वहां पावर एक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि जब इंसान के पास, किसी व्यक्ति के पास पावर होगी तो वो कुछ भी कर सकता है। तो इसमें आपने देख ही लिया होगा कि मगध राज्य एक बहुत बड़े राज्य के रूप में पनपा था। तो देखते हैं जी हम इसको किस प्रकार पनपा, वो उसका उत्कर्ष किस प्रकार हुआ वो हम देखते हैं। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक वृद्धव्रत थे। जो इसका पहले सबसे प्राचीन वंश था, है ना, मगध राज्य का, उसके जो संस्थापक थे वो वृहद्रथ थे। इसकी राजधानी गिरिव्रज यानी कि राजगृह थी। जो इसकी मगध की राजधानी थी ना,
देखिए, मैंने ना पिछली वीडियो में ये जो संस्थापक थे और राजधानी थी, ये सारे कंप्लीट कराए हैं। आई थिंक मैंने शॉर्ट्स वीडियो में भी इनको डाला है। अगर आप वन लाइनर के फॉर्म में उनको पढ़ना चाहते हैं कि किसकी राजधानी क्या थी, कौन किससे संस्थापक थे, तो आप शॉर्ट वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि वहां से आपको एक वन लाइनर के फॉर्म में सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। और मैंने ये वीडियो में भी अपने इसकी एक टेबल शेयर की थी कि किसकी राजधानी कहाँ थी, वो भी आप पढ़ लीजिए, क्योंकि काफी बार ये वनडे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इसकी राजधानी क्या थी और इसके संस्थापक क्या थे। तो आगे बढ़ते हैं जी हम। जरासंध बृहद्रथ का पुत्र था। हर्यक वंश के संस्थापक, अभी तो इन्होंने मगध वंश के संस्थापक की बात करी, अब आ जाता है हमारे पास हर्यक वंश के संस्थापक बिंबसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व, यानी कि बौद्ध ग्रंथों के अनुसार। ये कहाँ से इंफॉर्मेशन ली गई है कि जो बिंबसार मगध की गद्दी पर बैठा था, वो कहाँ से इंफॉर्मेशन ली है? वो बौद्ध ग्रंथों के अनुसार, मतलब बौद्ध ग्रंथ से हमें यह डिटेल मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है कि वो इस टाइम पीरियड पर गद्दी पर बैठा था। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था, क्योंकि इस टाइम आपको पता ही है बौद्ध धर्म का प्रसार प्रचार हो रहा था, तो ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। कौन अनुयायी था? बिंबसार। यह प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया। ये यूजीसी नेट में पूछा गया क्वेश्चन है कि सबसे पहले जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उस पर किसने बल दिया था, मतलब उसको किसने आगे बढ़ाया था? तो वो राजा कौन सा था? हमारा बिंबसार था, जो भारतीय राजा था। ठीक है जी, आपको ये भी याद रखना है कि वो भारतीय राजा था, मुस्लिम राजा था, कैसा राजा था? तो वो एक भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया था। बिंबसार ने ब्रह्महत्त को हराकर अंग राज्य को मगध में मिला लिया था। देखिए, मैंने आपको बताया ना कि पहले एक छोटा सा कबीला था, उसको उसको विस्तारित करते करते एक पूरा राज्य बना लिया गया था। और वो कैसे बना लिया गया था? कभी किसी की डेथ कर दी, है ना, कभी किसी को युद्ध में हरा दिया, कभी उसको अटैक करके उसका सारा साम्राज्य छीन लिया, कभी उसको हराकर उसका सारा साम्राज्य छीन लिया। मतलब इस टाइम पे ऐसा हो गया था कि सभी अपनी जो है शक्ति को बढ़ाने में लगे हुए थे, और इसने भी ऐसा ही किया था। जो इसका सारा राज्य था वो अपने मगध राज्य में मिला लिया था। आई होप यहाँ तक के सारे फैक्ट हैं जो आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं जी हम। बिंबसार ने राजगृह का निर्माण कर अपनी राजधानी बनाया था। अभी राजगृह क्या था? एक राजधानी थी। जो किसकी राजधानी थी? मगध की राजधानी थी। उसने भी अपनी राजधानी बनाया। जो बिंबसार था उसने भी इसको राजगृह को अपनी राजधानी बनाया। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा था। इन्होंने मतलब जो बिंबसार थे महात्मा बुद्ध की सेवा में अपने एक राजवैद्य जीवक को भेजा था कि उनकी सेवा कीजिए। बिंबसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने राज्य का विस्तार किया। देखिए, ये ना राजा लोग ऐसे थे जहां ये युद्ध से काम चला लेते थे। मतलब काफी बार तो ये युद्ध करते थे, है ना, काफी बार ये किसी चीज पर अटैक कर देते थे, और काफी बार ये अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए ना अपना साम्राज्य जो है वो विस्तार करने के लिए उसको, तो ये वैवाहिक संबंध बना लेते थे, मतलब शादियां कर लेते थे। तभी तो इनकी इतनी इतनी शादियां हुई रहती थी, क्योंकि ये अपना इनका एक पर्पस था कि अपनी शक्ति को आगे बढ़ाना, अपनी शक्ति को ज्यादा से ज्यादा डेवलप करना। बिंबसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने की थी। और इसमें ना देखो, प्राचीन भारत में एक बड़ा फैक्ट निकल के आता है कि कोई भी अगर राजा बनता है, ठीक है जी, वो अपने फादर की, अपने पिता की डेथ करके गद्दी पर बैठता है। तो इसने भी क्या किया? बिंबसार की हत्या उसके पुत्र अजात शत्रु ने की थी। जो अजात शत्रु था उसने अपने फादर की डेथ कर दी, मृत्यु कर दी, है ना, उसकी हत्या कर दी थी। और वह 1400
493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा और वो अपने फादर की जो है डेथ कर देता है और वो 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठ जाता है। वह प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। मैंने पिछले वीडियो में कवर किया था कि जो बौद्ध धर्म था और जो जैन धर्म था दोनों सेम टाइम पर हमारे आते हैं। जो कमियां बौद्ध धर्म में थी वो जैन धर्म पूरा करता है और जो जैन धर्म में थी वो बौद्ध धर्म पूरा करता है। मतलब ये दोनों सिमिलर से धर्म थे, सारी बातें इनमें सिमिलर थी। थोड़े रूल रेगुलेशन वो अलग हो सकते हैं लेकिन ये धर्म दोनों एक टाइम पर ही आते हैं। तो ये जो अजात शत्रु था, सबसे पहले हमने याद रखना है कि जो ये बिंबिसार था ये बुद्ध धर्म का अनुयायी था और जो अजात शत्रु था इसका बेटा वो हमारे पास जैन धर्म का अनुयायी था। अजात शत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। जो अजात शत्रु था इसने लगभग 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया था। 461 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या कर उद्दायन मगध की गद्दी पर बैठता है। देखिए, जैसा हम करते हैं वैसा हम भरते हैं। यहाँ इस फैक्ट से क्लियर हो जाता है कि आप जैसा करोगे वैसा भरोगे भी। बिंबिसार की हत्या किसने की थी? अजात शत्रु ने। सिर्फ किसके लिए? साम्राज्य के लिए, एक गद्दी के लिए, एक पावर के लिए। ठीक है जी। और फिर अजात शत्रु की हत्या कौन करता है? उसका बेटा उदयन। इसने अपने फादर की हत्या करी और इसने फिर अपने फादर की हत्या कर दी। सिर्फ किसके लिए? साम्राज्य के लिए। उसने जैसा गलत काम किया था उसको वैसा भोगना तो था ही। पिता की हत्या कर उदयन मगध की गद्दी पर बैठ जाता है। उदयन ने पाटिल ग्राम की स्थापना की थी। वह जैन धर्म का अनुयायी था। अब यहाँ पर भी आपको याद रखनी है बात कि जो बिंबिसार था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था, अजातशत्रु था वो जैन धर्म का था और जो उदयन था उसका बेटा वो भी जैन धर्म का अनुयायी था। आगे देखते हैं जी हम। आगे आता है हमारे पास हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था। जो हर्यक वंश था, है ना, अभी हर्यक वंश चल रहा है और उसका पुत्र कौन था? उदयन का पुत्र नागदशक था। नागदशक को उसके अतम्य शिशु नाग ने 412 ईसा पूर्व में अपदर्श करके मगध पर शशुनाग की स्थापना की थी। ये फैक्ट आपको क्लियर हो गया होगा आई थिंक कि जो आर्यक वंश के बाद कौन सा वंश आ जाता है हमारे पास? शशु नाग वंश आ जाता है और उसकी स्थापना किसने करी थी? ये अपना नाग दशक और उसके आत्म शिशु नाग ने 412 ईसा पूर्व में अपभ्रंश करके मगध की स्थापना की थी। जो मतलब मगध में किसकी? शिशुनाग, हमारा मगध में ही एक शिशुनाग वंश चलता है, उसकी स्थापना की थी। शिशुनाग ने अपने राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित करी थी। अब जो जितने वंश आएंगे ना वो अपनी राजधानी कहीं से कहीं चेंज करेंगे। उसका मेन रीजन ये था क्योंकि जब हम अपनी राजधानी, हमने इसमें पढ़ा है कि ये जो राजा थे अपनी राजधानी इसलिए चेंज करते रहते थे क्योंकि इनको काफी एरिया में ऐसा लगता था कि हम पे कभी भी अटैक हो सकता है। ठीक है जी, अटैक हो सकता है तो इनके साम्राज्य को, है ना, तो काफी हानि हो सकती है। इसलिए ये ना कंडीशन के हिसाब से, कैसी परिस्थिति है उसके हिसाब से अपनी राजधानी चेंज करते रहते थे। तो इन्होंने क्या किया था? पाटलिपुत्र से हटाकर कहाँ लेकर गए थे? ये वैशाली में स्थापित की थी। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक था जो पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया था। अब शिशुनाग ने क्या किया था? अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में ले ली थी और इसने क्या किया था? वैशाली से हटाकर दोबारा कहाँ से लेके गया इसको? पाटलिपुत्र में लेके गया। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। जो शिशुनाग था उसका अंतिम शासक कौन था? नंदीवर्धन था। नंद वंश का संस्थापक, अब हमने सबसे पहले देखा था हमारा हर्यक वंश, दूसरा था हमारे पास शशुनाग वंश, अब हमारे पास आ जाता है नंद वंश।
नंद वंश का संस्थापक महापद्मनम एवं अंतिम शासक घनानंद था। जो इसका अंतिम शासक था वो घनानंद था और जो इसका संस्थापक था वो महापद्म नंद था। किसका जी? नंद वंश का संस्थापक। यह सिकंदर का समकालीन था। जो नंद वंश का संस्थापक था ये घनानंद, ये किसका समकालीन था? ये हमारा सिकंदर का समकालीन था। ये घनानंद वही है जो चंद्रगुप्त मौर्य का अपमान कर देते हैं और फिर चंद्रगुप्त मौर्य इनसे बदला लेने के लिए एक कूटनीति का प्रयोग करते हैं। ठीक है जी। हाँ, तो यह सिकंदर का समकालीन था। इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया था और मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की थी। अब हमने ये सीक्वेंस भी याद रखना है कि सबसे पहले कौन सा वंश आता है और सबसे बाद में कौन सा वंश आता है, क्योंकि क्रमानुसार काफी बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो हमें ये नॉलेज भी होनी चाहिए कि कौन सा वंश आता है पहले और कौन सा आता है बाद में। सबसे पहले हमने एक क्विक रिवीजन लेते हैं जी हम इसमें थोड़ा सा, कि सबसे पहले हमारे पास आता है हर्यक वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश, फिर आता है हमारे पास नंद वंश और फिर चंद्रगुप्त मौर्य जो इसको हराकर घनानंद को किसकी स्थापना करते हैं? मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। आई होप यहाँ तक के सारे फैक्ट आपको क्लियर हो गए हैं। और सॉरी, वो ना घनानंद किसकी बेइज्जती करता है? कौटिल्य की बेइज्जती करता है। तो उससे बदला लेने के लिए ये फिर कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार करते हैं कि इनसे बदला लेना है। ये आगे स्टोरी है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे हम एक दिन। तो आगे हमारे पास आ जाता है सिकंदर। सिकंदर का जन्म 500 सॉरी, ये ना मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाती हूँ उसमें, सॉरी। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ है। उनका पिता फिलिप था। जो सिकंदर थे उनके पिता कौन थे? फिलिप थे। फिलिप 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासन था। जो फिलिप थे वो मकदूनिया के शासन थे और फिलिप किसके फादर थे? सिकंदर के फादर थे। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया था। जो सिकंदर के मन में ये बात थी कि उसे पूरा भारत जीतना है, उसे पूरा अपने मतलब इसको भारत को पूरे को अपने अंडर में लेना है, तो ये अभियान इसने शुरू किया था 326 ईसा पूर्व में। सिकंदर का सेनापति सेलूकस निकेटर था। जो सिकंदर का सेनापति था वो कौन था? सेलूकस निकेटर था। ये सेनापति भी याद रखना है, सेनापति के बारे में भी काफी बार पूछ लिया जाता है। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा। जब सिकंदर अपने भारत विजय अभियान पर थे तो उन्होंने पंजाब के एक शासक थे पोरस, उनके साथ भी युद्ध करना पड़ा, जिसे हाइड स्पीच के युद्ध या झेलम या विरासता का युद्ध, विरासता का होगा ये, सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक होगी, विरासता का युद्ध के नाम से जाना जाता है। अब आपको याद रखना है कि जब सिकंदर भारत अभियान पर था तो उसने पंजाब के शासक थे एक पोरस, उनके साथ युद्ध किया था, जिसे कैसा युद्ध माना जाता है? हाइड स्पीच का युद्ध माना जाता है, झेलम का युद्ध माना जाता है, विरासता का युद्ध माना जाता है। इनमें से आपको कोई भी आ जाए तो आपने तीनों याद रखने हैं कि कौन सा युद्ध लड़ा गया था। आई होप यहाँ तक के क्लियर हैं आपको पॉइंट। आगे देखते हैं जी हम। सिकंदर की सेना ने व्यास नदी के पश्चिमी तट पर पहुंचकर उसे पार करने से इनकार कर दिया था। इसके पीछे ना एक बड़ा मतलब कंफ्यूजन सा रहता है। कोई इतिहासकार कहता है कि जो सिकंदर की सेना थी, ठीक है, उसने मतलब व्यास नदी पार करने से मना कर दिया। और कई इतिहासकार कहते हैं कि सिकंदर के पास एक भविष्यवाणी की थी। जो कौटिल्य थे उन्होंने भविष्यवाणी करी थी कि उसकी डेथ हो जाएगी 14 दिन के अंदर, आई थिंक, हाँ 14 दिन के अंदर उसकी डेथ हो जाएगी, इसलिए वो उसे यहाँ से चले जाना चाहिए। तो काफी इसमें मतलब कंफ्यूजन है।
तो काफ़ी स्टोरियाँ इसके बारे में है कि उसकी जो सेना थी, वो आगे तक क्यों नहीं गई थी या उसने खुद मना किया था। लेकिन जो लुसेंट में है वो फैक्ट यही दे रखा है कि सिकंदर की सेना ने व्यास नदी के पश्चिमी तट पर पहुंचकर उसे पार करने से मना कर दिया था। सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व में भारत से लौटा, जो ये स्थल मार्ग से लौट गया था भारत से। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बे, बेबी बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई थी। सिकंदर के सेनापति का नाम नेकार्स था। एक हमने सेनापति पढ़ा था जिसका नाम सेल्यूकस निकेटर था और ये एक दूसरा सेनापति आ जाता है नियरकार्स। सिकंदर का प्रिय घोड़ा उबैकलेफा था। इसी के नाम पर उसने झेलम नदी के तट पर उबला नामक नगर बसाया था। जो सिकंदर ने अपने घोड़े के नाम पर ये नगर बसाया था। तो देखिए जी, ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप आप सभी को पसंद आई होगी। सारे फैक्ट हमने जितने लुसेंट में थे वो कवर कर लिए हैं। किसी का कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और हम अपनी जो जियोग्राफी की हमने वीडियो लेकर आए थे, काफी बंदों ने उसे मतलब देखा है और हम चाहते हैं कि एक हम सब्जेक्ट और शुरू करें ताकि आपके जितने भी आने वाले एग्जाम हैं उसमें आपको अच्छे से तैयारी हो जाए, आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आई होप आप सभी को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।